हाँ, इसका भी ये कौन निकाल ले गया यार इसका। ये बताओ। हाँ, ठीक है भैया, आओ आओ। तो बताओ क्या चल रहा था। हेड हो गया था ना, बॉडी कैविटी बताई थी, और बॉडी वॉल। ये बॉडी वॉल में जितना बताया था उतना ही करना है, ये डायग्राम नहीं करना। और ऐसे एक कंपाउंड आई, ये इधर 1.5 पेज में दिया हुआ है, जितना मैं बताऊंगा उतना ही करना है कंपाउंड आई में। ये वाला इससे नहीं करना है आप लोगों को, कंपाउंड आई आगे मिलेगा इधर। ये सब इधर इधर देखो, इधर इधर, ये सब नहीं करना है, जितना मैं बताऊंगा उतना करना है, ठीक है भैया। तो जो चीज, जैसे मैं कोई एक लाइन अगर स्किप कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं करना है, ठीक है भैया। इसका मतलब ये ना समझना है कि ये शायद इनको आता नहीं है इस वजह से स्किप कर दिया है ना, वो नहीं करना है, ये इसका मतलब, ठीक है। हाँ, तो थोरेक्स के बारे में बताते हैं। विंग्स बता दिए थे ना। हाँ हाँ, तो ये बता दिया था ना, ठीक है। देखो भैया, ये देखिए, अब हमें पढ़ना है लेग्स के बारे में। लेग्स 3 पेयर्स होते हैं, हर थोरेक्स में 1 पेयर लेग होता है, तो टोटल लेग्स कितने हो गए। 3 पेयर्स बोल सकते हैं या 6 भी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब सब लोग एक बार तैयार हो जाओ तो फिर मैं स्टार्ट करूं इधर, है ना। पूरा एकदम फिट हो ना सब लोग। कुछ काम वाम करना तो कर लो पहले, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूं। हाँ, पानी आनी पी लो। हाँ, पियो पियो। हाँ, पियो, कोई बात नहीं, पियो पियो। हाँ, पी लिया। और कोई काम हो तो देख लो अभी, ठीक है। अब देखो इधर जरा, अब सब लोग की नजरें इधर ही होनी चाहिए। 3 पेयर लेग्स होते हैं, यानी टोटल 6 लेग्स होते हैं, ईच थोरेक्स में 1 पेयर। तो लेग में, जैसे हमारी बॉडी में लेग के कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पर, ये फीमर हो गया, ये शैंक है, ये एंकल है, फिर आगे पाम है, फिर फेलेंजस है, ठीक है ना। ये फीमर है, ये शैंक है, ये एंकल है। ऐसे कॉकरोच के लेग्स में भी पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखना है हमें। देखिए, जैसे एक, और एक ये पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं ट्रोकेंटर। इसमें पता है ना क्या क्या आएगा, क्या, पूरा और हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है भाई, गुड। हाँ, वो तो मैंने बता दिया था, दिवाली बोनस बट रहा है भाई। तो अभी क्या है कि किसी दिन पैसे भी बटेंगे, तो उस दिन क्या है कि वो झोला लेके आना फिर, मजाक नहीं है। अब इतने में हो नहीं पाएगा ना, एक और लेके आना थैला साथ में, ठीक है भाई। मैं बट, और कौन बांटेगा। आज लेना है, बाहर जाना और ऐसा, और उड़ा के खुद ही बिन लेना वापस। ठीक। कभी ऐसा किया तुम लोगों ने, तुम लोगों ने तो किया होगा, पक्की बात है। शादी आदि में गए होगे, खुद ही उड़ा के खुद ही बिन लिए होगे। देखो, तो लेग्स 3 पेयर्स होते हैं, और इनके लेग्स में भी पार्ट्स होते हैं। तो लेग का जो फर्स्ट पार्ट है, ये कॉक्सा है, और सेकंड पार्ट ट्रोकेंटर है। थर्ड जो इसका पार्ट होता है,
इसे बोलते हैं फीमर। और जो फोर्थ इसका पार्ट है, ये देखिए, इसे बोलते हैं टिबिया। और इसका जो फिफ्थ पार्ट होता है, ये देखिए, इसका जो फिफ्थ पार्ट होता है बेटा, इसे बोलते हैं टार्सस। अब जरा सुनना, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इनके जो पार्ट्स हैं लेग में, इनको एक सीक्वेंस से अरेंज करो ऊपर से नीचे तक। तो पहला कॉक्सा, दूसरा ट्रोकेंटर, तीसरा फीमर, चौथा टिबिया और पांचवा है टार्सस। पांचवा बॉडी लेग का पार्ट होता है टार्सस। तो एक तो सीक्वेंस ध्यान रखना है। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये भी पूछते हैं। तो यहां पर ये जो कॉक्सा होता है, ये वाइडेस्ट पार्ट है। सबसे ज्यादा जो ब्रॉड पार्ट है वो यही होता है। ट्रोकेंटर जो है ये ट्रायंगल शेप में होता है, तो बोलेंगे ट्रायंगुलर, पहली बात। और दूसरी चीज बेटा, ये स्मॉलेस्ट भी है। ये सबसे छोटा पार्ट होता है लेग का, और ट्रायंगल इसका शेप है। फीमर जो है ये लॉन्ग है, लेकिन लॉन्गेस्ट टिबिया है। सबसे लंबा पार्ट टिबिया होता है। टार्सस जो होता है ये खुद छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बना होता है, 5 टुकड़ों से, नंबर लिखे हुए हैं। ये जो टार्सस है ये फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 5 टार्सोमियर। अरे भाई, छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इन टुकड़ों को टार्सोमियर कह देते हैं। और इन 5 टार्सोमियर के फ्यूज होने से टार्सस बनता है। क्या बनता है भैया? अब जो फिफ्थ वाला टार्सोमियर है, फिफ्थ वाला, ये इस फिफ्थ टार्सोमियर को एक और नाम देते हैं, इसे बोलते हैं प्री टार्सस। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है और हम फर्स्ट टार्सस को प्री टार्सस कहने लगते हैं। ऐसा नहीं है। फिफ्थ वाला जो टार्सोमियर है, ये फिफ्थ टार्सोमियर जो है, इसी का दूसरा नाम होता है प्री टार्सस। और इस प्री टार्सस पर कुछ चीजें भी होती हैं। एक चीज तो ये है, ये क्या है? तो बोलेंगे ये है 1 पेयर क्लॉ, यानी लेग में प्री टार्सस पर 1 पेयर क्लॉ प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हेयर्स का बना एक पैड होता है। हेयर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनका बना एक पैड होता है। और ऐसे ही हेयर्स के बने पैड आपको ईच टार्सोमियर के जंक्शनल पॉइंट पर भी मिलेंगे, लेकिन छोटे पैड होते हैं। जैसे पहला और दूसरा टार्सोमियर यहां फ्यूज हो रहा है, यहां ये देखिए पैड है, ऐसे यहां भी पैड है, यहां भी पैड है, यहां भी पैड है, लेकिन ये छोटे पैड हैं। तो इन्हें बोलेंगे स्मॉल अडहेसिव पैड्स। और जो स्मॉल अडहेसिव पैड्स हैं, इनका नाम रखते हैं प्लेंट्यूली। ये देखिए, एक ये पैड है, दूसरा ये पैड है, तीसरा ये पैड है, एक ये पैड है। तो टार्सोमियर का जहां जंक्शन होता है, यहां पर छोटे पैड होते हैं जिन्हें प्लेंट्यूली बोला जाता है। जबकि ये वाला जो फिफ्थ टार्सोमियर पर पैड है, ये बड़ा है, तो लिख दिया इसको लार्ज अडहेसिव पैड। ये एक ही है। और इसका नाम देखिए, साइंटिफिक नेम इसका होगा पुलवाइलस, या फिर इसे कह देते हैं अरोलियम। अरोलियम भी बोल देते हैं। अगर आप ब्लैटा कॉकरोच देख रहे हैं, ब्लैटा ओरिएंटेलिस, तो आपको ये नहीं मिलेगा, एब्सेंट इन ब्लैटा। और अगर आप पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना कॉकरोच पढ़ रहे हैं, तो उनमें आपको ये दिखेगा। 2 तरह के पैड हैं, छोटे वाले प्लेंट्यूली, बड़े वाला पुलवाइलस। बड़ा वाला पैड प्री टार्सस पर, और छोटे वाले टार्सोमियर्स का जहां जंक्शन होता है वहां पर। आगे बात समझ में? अब इनसे क्या हेल्प मिलती है? देखिए, पहला, वॉल क्लाइंबिंग। अगर कॉकरोच को
दीवार पर चढ़ना है तो ये किसकी हेल्प लेगा? तो बोलेंगे बाई पुलवाइलस एंड प्लेंटिवली, यानी पुलवाइलस और प्लेंटिवली, स्मॉल पैड और लार्ज पैड दोनों की हेल्प से कॉकरोच दीवारों पर चढ़ता है। दूसरा, अगला है मूवमेंट ऑन रफ सरफेस। अगर रफ सरफेस है और रफ सरफेस पर कॉकरोच को मूव करना है, खुदरी सतह है, खुदरी, और इस पर कॉकरोच को चलना है, तो ये हेल्प लेगा क्लॉ की। किसकी हेल्प लेगा बेटा? और देखिए, अगर इसको मूव करना है, मूवमेंट ऑन स्मूथ सरफेस, जैसे फर्श पर जब कॉकरोच चल रहा होता है या स्मूथ सरफेस पर कॉकरोच को चलना होता है, तो यह हेल्प लेता है रोलियम की। अरे भाई, चलने के लिए, चढ़ने के लिए लेग ही यूज होते हैं, लेकिन बॉडी को स्टेबल बनाने के लिए क्लॉ, प्लेंटिवली, पुलवाइलस, इन सब की हेल्प ली जाती है। जब चढ़ता है दीवार पर तो लेग से ही चढ़ेगा, लेकिन चढ़ते टाइम बॉडी को स्टेबिलिटी छोटे बड़े दोनों पैड मिल के देते हैं। ऐसे जब ये फर्श पर चलेगा तो ये जो बड़ा वाला पैड है इससे अपनी बॉडी को स्टेबल बनाएगा, और अगर रफ सरफेस पर चल रहा है, जैसे ये बिछा हुआ है, रफ सरफेस ही है, इस पर जब ये चलेगा तो उस टाइम ये क्लॉ की हेल्प लेगा बॉडी को स्टेबल बनाने के लिए। तो 3-4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। सीक्वेंस ऑफ लेग के पार्ट्स का, वाइडेस्ट स्मॉलेस्ट कौन कौन सा पार्ट है ये ध्यान रखना है, और क्लाइंबिंग के टाइम किसकी हेल्प लेगा, रफ सरफेस पर जब चलेगा तब किसकी हेल्प लेगा, स्मूथ सरफेस पर जब चलेगा तब किसकी हेल्प लेगा, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद देखिए, अगला है यहां पर बॉडी कैविटी। सुनना भाई जरा ध्यान से, बॉडी कैविटी, और बॉडी कैविटी को आप सीलोम भी कह सकते हो, या फिर इनकी बॉडी को बेटा, बॉडी कैविटी को हीमोसिल भी बोलते हैं। मैंने आपसे बोला था कि जब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहीं होता है तो ब्लड का फ्लो ओपन स्पेस में होता है। कहां होता है? और सीलोम एक ओपन स्पेस ही है, तो कॉकरोच में ब्लड का फ्लो सीलोम में ही होता है। इस वजह से सीलोम को हीमोसिल भी कह देते हैं। हीम ब्लड की वजह से आया है, ठीक है भैया। कॉकरोच में जो ये सीलोम या हीमोसिल जो होती है, ये होती है रिड्यूस। अब ऐसा क्यों है भाई, क्यों, इसका रीजन क्या है? तो बोलेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज साइनस या फिर साइनसस। ये देखिए, और ये जो साइनसस होते हैं, ये देखो बेटा, फिल्ड बाय फैट बॉडीज एंड ब्लड। ये जो साइनस होते हैं फैट बॉडीज और ब्लड से भरे रहते हैं। जरा देखो, इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं। ये कॉकरोच का माउथ है, ये एनस है, और माउथ और एनस के बीच में ये एलिमेंट्री कैनाल लगी हुई है। ये देखिए, इसकी एलिमेंट्री कैनाल हो गई। ये डायग्राम मैं कई बार बता चुका हूं, फिर से इसी की जरूरत पड़ रही है। ये देखिए, ये यहां पर हो गई बॉडी वॉल। बेटा, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में ये जो बड़ा सा स्पेस पड़ा हुआ है, यही सीलोम है। ये क्या है? लेकिन कॉकरोच में ये रिड्यूस हो जाती है। रीजन, सीलोम में गड्ढे बन जाते हैं, गड्ढों को ही साइनस कहा जा रहा है यहां पर। तो ये देखिए गड्ढे बन गए, एक ये देखिए गड्ढा बन गया, एक ये देखिए गड्ढा बन गया, ये देखिए गड्ढे बन गए। ये देखो बेटा, ये इनका नाम हो गया साइनस। क्या नाम हो गया बेटा? तो भैया, जब पूरा प्रॉपर स्पेस होता है तो अब तो हम बोलेंगे सीलोम है, लेकिन सीलोम को अगर आपने गड्ढे बना दिए वहां पर तो बोलेंगे सीलोम रिड्यूस हो गई, क्योंकि वहां गड्ढे बन गए। लेकिन गड्ढों को साइंटिफिकली यहां पर क्या कहते हैं? और इन्हीं गड्ढों में ब्लड भरा रहता है और फैट बॉडीज भरी रहती हैं। तो ये देखिए, ब्लड भर दिया, ये देखिए, ये ब्लड भर दिया, ये देखो भैया,
और प्लस इसमें फैट बॉडीज भी रहती हैं। ये देखिए, ये फैट बॉडीज भर दी यहां पर, ये देखिए। तो ये देखो बेटा, ये जो रेड कलर में है ये तो ब्लड हो गया, और देखिए ये जो हैं ये हो गई फैट बॉडीज। आगे बात समझ में? फैट बॉडीज क्यों होती हैं, क्या करती हैं? तो सबसे पहली बात, इन्हें बोलते हैं एनालॉगस टू लिवर। भैया जब दो ऑर्गन का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम हो तो उसे एनालॉगस बोलते हैं। तो हमारा लीवर कहां इतना एडवांस है और इसमें फैट बॉडीज कहां है? कोई सिमिलरिटी नहीं है स्ट्रक्चर में, लेकिन जो काम हमारा लीवर करता है, यूरिया एक्सक्रीटरी वेस्ट बनाना, फैट को स्टोर करना, केमिकल रिएक्शंस को ऑपरेट करना, वही काम इनके फैट बॉडीज में होता है। तो फंक्शन सेम है। तो फैट बॉडीज इनकी और हमारा लिवर, ये दोनों होमोलॉगस हुए कि एनालॉगस? और देखिए ये जो फैट बॉडीज हैं हेल्प इन एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती हैं। हेल्प करती हैं, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है ये, हेल्प करती हैं। जैसे हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है, लेकिन लंग्स, स्किन, ये सब भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ऐसे यहां पर हेल्प करने के लिए फैट बॉडीज हैं। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो मैल्फिगियन ट्यूब्यूल है, वो भी आगे पढ़ोगे। आगे बात समझ में? तो इसकी सीलोम को हीमोसिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी सीलोम में क्या भरा रहता है, हैं? और सीलोम रिड्यूस क्यों हो जाती है? क्योंकि क्या बन जाते हैं, इन्हीं साइनस में ब्लड और फैट बॉडीज हैं। फैट बॉडीज किसके होमोलो एनालॉगस हैं? खींच लो, निकालो वेबकैम निकालो। वो इसमें वो तो करो, आवाज तो कर, बढ़ाओ इसकी, आवाज आनी चाहिए जब फोटो खींचो। हाँ, ये चड़ाक से मारा भाई ने। हम्म, अभी आन तो दो टॉपिक, जल्दी में हो। अभी सर्कुलेटरी सिस्टम आन दो। प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होती हैं जिन्हें हीमोसाइट बोलते हैं, बस। कलर नहीं होता है इनमें, कलरलेस होता है ये। हाँ। ये क्या है कि अभी धीरे धीरे मतलब सारी चीजें आएंगी, और अगर भाई जल्दी में हो तो बताओ, फिर उस हिसाब से काम किया जाए। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ये आपका अभी क्या है कि मैं बता ही देता हूँ, नेक्स्ट वीक की सेकंड क्लास जो होगी उसमें मॉड्यूल डिस्कस कराया जाएगा। अब आप देख लो, सेकंड क्लास नेक्स्ट वीक की, यानी नेक्स्ट वीक की पहली क्लास में ये हो जाएगा। उसके बाद एनिमल किंगडम, कॉकरोच, इन सभी के क्वेश्चन आप सॉल्व करके रखें। लेकिन बाद में ये, हाँ, ट्यूसडे हो चाहे जो भी डे हो, उस दिन क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ये नहीं आना चाहिए कि डिस्कशन नहीं हुआ मॉड्यूल का, पहले बोले दे रहा हूं, है ना? हाँ, कि ये मत हो कि लो ये डिस्कस नहीं कराया। जबकि मैं कोशिश करता हूं अगर कोई ध्यान से हर एक चीज सुन रहा है, एक दो क्वेश्चन भले इधर उधर से आ जाएं, अदरवाइज आंसर मैं बता देता हूं हर क्वेश्चन के इसी टाइम, पढ़ाते टाइम मतलब। अब देखो भैया, अब हम पहुंच चुके हैं एब्डोमेन पार्ट में।
ये देखिए एब्डोमेन, और ये इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों ने, मैं लिखवाऊंगा फिलहाल, है ना, लिख करके उसी मॉड्यूल में इसको इसी पेज पर चिपका लेना। ये बहुत जरूरी है एब्डोमेन वाला पार्ट, और एनसीईआरटी में अच्छा खासा दिया हुआ है। तो कॉकरोच का एब्डोमेन हमें पढ़ना है, एब्डोमेन पार्ट। ये देखिए, ये 7 सेगमेंट है, ये 8th, ये 9th, ये 10th। 10 सेगमेंट होते हैं एब्डोमेन में, बाकियों की जरूरत नहीं है। 7, 8, 9, 10 की जरूरत है, तो इन्हीं का डायग्राम मैंने बनाया है। ऐसे इधर देखिए, ये 7 सेगमेंट है, ये 8th है, ये 9 है, और ये 10 है। ये है मेल कॉकरोच, और ये फीमेल कॉकरोच का एब्डोमेन है। मेल कॉकरोच में ये एनल स्टाइल प्रेजेंट है, और ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर निकले हुए हैं थ्रेड लाइक, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, इन्हें बोलेंगे एनल सर्कस। ये हो गए यहां पर एनल सर्कस, ये हैं और ये हैं। अब जरा सुनो, यहां पर देखो भैया, सीधे बैठो। मेल कॉकरोच अलग होता है, फीमेल कॉकरोच अलग है। इसका मतलब कॉकरोच यूनिसेक्सुअल है। क्या है? ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम बाहर से देख करके ये पता लगा लें कि कौन मेल है कौन फीमेल है, तो इसका मतलब वहां सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। यही होता है ना? आपके सामने 2 कॉकरोच रख दिए जाए, आपसे बोला जाए कौन मेल कौन फीमेल, तो आप भी पता लगा सकते हैं बाहर से देख के कॉकरोच को, लेकिन आपको एब्डोमेन वाला पार्ट देखना पड़ेगा। हेड और थोरेक्स से आप पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन मेल है कौन फीमेल है, लेकिन एब्डोमेन पार्ट में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पर आप पता लगा सकते हो कि कौन मेल है कौन फीमेल है। इसका मतलब यह हुआ कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वाले कैरेक्टर्स कॉकरोच में एब्डोमेन पार्ट में होते हैं। कहां पर? एक आपके सामने ही दिख रहा है, एनल स्टाइल, ये जो है मेल में है फीमेल में नहीं है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहां तो मैंने कई एनल स्टाइल दिखाए हैं कि नहीं दिखाए हैं? तो ठीक है, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वाले कैरेक्टर्स कॉकरोच में कौन से पार्ट में होते हैं? हेड में, थोरेक्स में कि एब्डोमेन में? सुनना मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, और जो चीपड़ निकाल रहा है अपनी आंख का, नहीं बता पाएगा तो मुर्गा बना दूंगा यहीं उसी तुरंत उसी टाइम। देखो यहां पर, अब उसके बाद क्या है, देखते हैं क्या क्या दोनों में फर्क होता है। मेल कॉकरोच का एब्डोमेन ऐसे होता है, ऐसे आ रहा है, इसका मतलब नैरो होता है, जबकि फीमेल का एब्डोमेन ऐसा होता है। तो ब्रॉड हुआ कि नैरो हुआ? इसी से आप पता लग जाता है। नैरो एब्डोमेन है तो मेल, ब्रॉड एब्डोमेन है तो फीमेल। पहला। दूसरी कंडीशन देखिए, मैंने आपसे बोला था टर्गम वर्ड जब भी आएगा मतलब डॉर्सल सरफेस, स्टर्नम वर्ड जब भी आएगा मतलब वेंट्रल सरफेस। बताया था ये? यही चलेगा टर्गम स्टर्नम यहां पर। अब सुनिए, अगर मेल कॉकरोच को आप वेंट्रल साइड से देखेंगे तो आपको 9 सेगमेंट क्लियरली दिखाई पड़ेंगे। आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 9 सेगमेंट को। लेकिन फीमेल कॉकरोच को अगर आप वेंट्रल साइड से देखोगे तो सिर्फ आपको 7 ही सेगमेंट क्लियरली दिखेंगे। 10 होते हैं लेकिन दिखते 7 ही हैं। ये कॉकरोच है मान लीजिए, ये इसकी डॉर्सल सरफेस है, तो वेंट्रल ये है, तो वेंट्रल साइड से देखना है। ये कॉकरोच है,
ऐसे इसको उल्टा कर दिया, अब वेंट्रल साइड दिख रही है। मेल में गिनोगे तो आपको 9 सेगमेंट क्लियरली दिख जाएंगे, फीमेल में आपको 7 ही दिखेंगे। कितने? ऐसा क्यों होता है? ये देखिए, ये मान लीजिए 7 सेगमेंट है, ये 8th सेगमेंट है, ये 9 है। ऐसा मेल में दिखेगा, क्लियरली दिखेंगे। ये 6, ये 5, ऐसे क्लियरली आप देख सकते हो 9 सेगमेंट को। लेकिन अगर फीमेल कॉकरोच है तो इसमें ये जो 7वां सेगमेंट होता है ये लार्ज होकर के 8वें और 9वें को भी कवर कर लेता है ऐसे। तो अब बताओ 7वां दिखेगा कि 8वां 9वां भी दिखेगा? क्योंकि 7वें ने 8th और 9th को ओवरलैप कर लिया, कवर कर लिया लार्ज होकर के। आया समझ में? तो फीमेल कॉकरोच में कितने सेगमेंट क्लियरली गिन सकते हो आप, और मेल कॉकरोच में 9। ये भी फर्क हो गया दोनों में। अगला देखते हैं, मेल कॉकरोच में 9th स्टर्नम से यानी 9वें सेगमेंट के वेंट्रल साइड से 1 पेयर अनसेगमेंटेड एनल स्टाइल निकल के आते हैं, जो कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं, रिलेशन बनाने में, रिप्रोडक्शन के टाइम। ऐसा कोई स्ट्रक्चर फीमेल कॉकरोच में नहीं होता। ये देखिए एनल स्टाइल, ये हैं 1 पेयर, हर चीज इनमें सेगमेंटेड है। लेग भी देखो सेगमेंट का ही बना था, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, मैक्सिला, लैब्रम, लेबियम, सब सेगमेंट का बना होता है। एनल स्टाइल सेगमेंटेड नहीं होता। मैंने कुछ भी ऐसे सेगमेंट वगैरह नहीं दिखाया है, एकदम स्ट्रेट बनाया है। देखने से ऐसा लगता है कि एनल स्टाइल 10वें सेगमेंट से निकल के आ रहा है, यही लग रहा है ना देखने से, लेकिन ऐसा है नहीं। 9th सेगमेंट से निकल के आ रहे हैं वेंट्रल साइड से। तो मान लो ये डोर्सल साइड है, तो इसके पीछे कौन सी साइड है? वहीं से निकल के आ रहे हैं, यानी पीछे से 9th सेगमेंट से निकल के ऐसे आ रहे हैं। आया समझ में? तो 9th स्टर्नम से 1 पेयर अनसेगमेंटेड एनल स्टाइल ओरिजिनेट होते हैं इन मेल कॉकरोच। फीमेल में ये नहीं होते, इनका यूज होता है कॉपुलेशन में। किसमें? किसमें? क्लियर है ये तो एनल स्टाइल सेगमेंट को गिन करके, नैरो ब्रॉड देख करके आप पता लगा सकते हो कौन मेल है और कौन फीमेल है। अब जो कैरेक्टर मैं बताऊंगा ये दोनों के लिए सिमिलर हैं। जैसे दोनों का 10th सेगमेंट बाइफर्केटेड है। कैसा है? बाइफर्केटेड का मतलब ऐसा सेगमेंट नहीं है, ऐसा सेगमेंट है। इसे बाइफिड या बाइफर्केटेड नेचर बोलते हैं। आया समझ में? दोनों का। अगली सिमिलरिटी देखो, दोनों में एनल सर्कस होते हैं। दोनों में 15 सेगमेंट के बने होते हैं एनल सर्कस, थ्रेड लाइक होते हैं, और ये साउंड रिसेप्टर हैं। क्या है? कॉकरोच के सामने जाके ऐसे ऐसे पैर पटकोगे तो कॉकरोच को पता लग जाएगा कि कोई है, क्योंकि साउंड रिसीव करने के लिए इनके पास एनल सर्कस हैं। क्या है भैया? दिखने में ऐसा लगता है कि ये 9th सेगमेंट से निकल रहे हैं, लेकिन नहीं, ये 10th टर्गम से ओरिजिनेट होते हैं, यानी 10वें सेगमेंट के डोर्सल साइड से कि वेंट्रल साइड से। क्लियर है भैया? बोलिए। दोनों कॉकरोच में 7वां टर्गम, क्या बोला मैंने? बड़ा होता है, बोट लाइक होता है, और 8वें और 9वें टर्गम को कवर करके रखता है। यानी अगर आप कॉकरोच को डोर्सल साइड से देखोगे ना भैया, कौन सी साइड से, तो भी 8वां 9वां सेगमेंट आपको नहीं दिखेगा दोनों ही कॉकरोच में। रीजन, क्योंकि 7वें सेगमेंट का जो टर्गम है वो 8वें और 9वें को कवर करके रखती है, ओवरलैप्ड होती है। आई बात समझ में? और अगर वेंट्रल साइड से देखोगे तो मेल कॉकरोच में कितने सेगमेंट दिखाई पड़ेंगे और फीमेल में कितने? और अगर डोर्सल साइड से देखोगे तो दोनों में 7th टर्गम 8th और 9th को कवर करके रखता है। आया समझ में? अब बात आती जेनाइटल चैम्बर की। जेनाइटल चैम्बर क्या होता है? एक चैम्बर होता है, उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन खुलते हैं यहाँ करके। मेल में 9th 10th टर्गम
और नाइन्थ स्टर्नम जेनाइटल चैम्बर बनाते हैं। एक चैम्बर होता है, उसमें इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन खुलते हैं। उस चैम्बर को कौन बनाता है? तो मेल में क्या बोला मैंने? 9th टर्गम 9th स्टर्नम, यानी 9वें और 10वें सेगमेंट का डोर्सल साइड के वेंट्रल साइड, और 9वें सेगमेंट का सिर्फ कौन से साइड? जेनाइटल चैम्बर बनाएगा मेल में। फीमेल में कौन बनाता है? 7th 8th 9th स्टर्नम, यानी 7वें सेगमेंट का, 8वें सेगमेंट का, 9वें सेगमेंट का सिर्फ स्टर्नम स्टर्नम यानी वेंट्रल साइड जेनाइटल चैम्बर बनाती है फीमेल में। किसमें? दोनों में। 5वें और 6ठे सेगमेंट के बीच, ये 5वां है, ये 6ठा है, तो 5वें 6ठे के बीच यानी यहां पर आपको स्टिंक ग्लैंड मिलेगी। क्या मिलेगी? इससे ये फाउल स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटेक्शन या फिर डिफेंस पर्पस के लिए। आई बात समझ में? स्मेल, फाउल स्मेल नहीं जानते? हाइड्रोजन गैस कभी कभी जैसे आ जाती होगी क्लास में, वही है ना, उसी को बोलते हैं फाउल स्मेल। ठीक है ना? तो डिफरेंस क्या है? नैरो ब्रॉड इससे चेक कर सकते हो, एनल स्टाइल से चेक कर सकते हो। जेनाइटल चैम्बर अलग अलग तरह से बना होता है, दोनों में अलग अलग ही होता है ना। और सिमिलरिटी क्या है? एनल सर्कस सिमिलर है, स्टिंग ग्लैंड दोनों में मिलेगी, 10 सेगमेंट बाइफरकेटेड होता है, ये सिमिलरिटी है दोनों में। क्लियर है भैया? बोलो भैया, ध्यान दे नहीं रहे हो तुम? नहीं नहीं, अरे तुम्हारी बात कैसे कर? तुमसे पीछे, तुमसे पीछे, आगे कि पीछे? तुमसे पीछे कौन बैठा तुम्हारे पीछे? देखो। हाँ? अरे यार, ब्लू बोतल, हाँ, के पास। तुम ध्यान नहीं दे रहे भैया? हाँ, मैं चेहरे से पहचान जाता हूँ तुरंत, और अभी क्वेश्चन पूछ दूंगा बस। लिख रखे हो क्या डायरी में? मुझे नहीं बताया था। तुरंत डायरी चेक करो। अच्छा, ये ऊपर जाएगी आंख तो क्या होगा ये? तो भैया, सभी लोगों को ध्यान देना है। मुश्किल काम है लगातार कंसंट्रेट कर पाना, लेकिन करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है ना इस चीज का, है ना। मोटिवेशन थोड़ा मैंने कम कर दिया है, क्योंकि पर्याप्त मोटिवेशन ऑलरेडी मिल रहा है आप लोगों को, कोई ना कोई तो मोटिवेट कर ही रहा है ना इस टाइम। तो क्या है कि इधर से फिर मैंने थोड़ा कम कर दिया। कभी कभी क्या ओवरडोज हो जाता है ना। तो क्या है कि हर चीज बैलेंस वे में चलनी चाहिए। बहुत कम पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो भी बर्बाद हो जाओगे, और बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो भी पगला सकते हो। इस वजह क्या है कि अब उधर से डोज मिल रहा है, अदर जो टीचर्स हैं मोटिवेट कर रहे हैं, इस वजह से मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है। जब तक वो कर रहे हैं तब तक मैं अपना सिलेबस निकाल रहा हूँ धीरे धीरे। अब उधर से जब कम हो जाएगा तो मैं इधर से बढ़ा दूंगा। समझे ना? हाँ, तो सब क्या है कि बैलेंस वे में चीजें चलनी चाहिए। लिखो जरा, हेडिंग एब्डोमेन, एक पेज निकालो, शानदार पेज होना चाहिए एकदम करकराता हुआ। हाँ, ये निकाला भाई ने। पेज तो खाली नहीं है एक भी यार। हाँ, ये निकाला भाई ने एकदम झन्नाटेदार। हाँ भाई, लिखो एब्डोमेन। एब्डोमेन, इसको उसी जगह मॉड्यूल में आप इसको चिपका लेंगे। ये क्या है कि जरूरी है थोड़ा। हाँ, एब्डोमेन, इसके ब्रैकेट में लिखिए सेक्स, कैरेक्टर्स फॉर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। कैरेक्टर्स फॉर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, कैरेक्टर्स फॉर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, characters for sexual dimorphism are found in abdomen.
एब्डोमेन। अब एक तरफ मेल लिखिए, एक तरफ फीमेल। मेल की तरफ लिखो बेटा, नैरो, नैरो। उधर लिखिए ब्रॉड, उधर लिखिए ब्रॉड। मेल में लिखिए सेवेंथ टर्गम, सेवेंथ टर्गम, सेवेंथ टर्गम is largest, largest, comma, covers to, हाँ, covers to, हाँ बेटा बोलो। सेवेंथ टर्गम is largest, comma, covers to eighth and ninth टर्गम, eighth and ninth टर्गम। फीमेल में सेम, बस यही लिख के छोड़ दो। अब लिखिए मेल की तरफ, स्टिंक ग्लैंड, STINK, स्टिंक ग्लैंड, ब्रैकेट में लिखिए बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट, ब्रैकेट क्लोज, present to produce foul smell, foul smell, उधर सेम, उधर सेम। अगला पॉइंट लिखो बेटा, मेल में नाइन्थ टेंथ टर्गम, नाइन्थ टेंथ टर्गम एंड नाइन्थ स्टर्नम, नाइन्थ स्टर्नम फॉर्म जेनाइटल पाउच, जेनाइटल पाउच, उधर लिखिए सेम नहीं, लौकी, उधर लिखो सेवेंथ स्टर्नम डैश लार्ज, कॉमा ब्रॉड and boat like, boat like, comma, form genital chamber, genital chamber together with eighth and ninth sternum, eighth and ninth sternum, eighth and ninth sternum। अगला पॉइंट लिखिए मेल में, खुलता कैसे होगा मतलब, नहीं तो ओवरलैपिंग का मतलब ऐसे ऐसे कैसे हो गया, एक ये सेगमेंट इसके ऊपर ये ओवरलैप है, तो इधर नीचे से खुल सकता है इधर से, है ना। ओवरलैपिंग का मतलब ये थोड़ी एकदम पैक कर दिया उसको, हर तरफ से बंदी कर दिया, ठीक है। आगे लिखिए, मेल में लिखिए स्टिंग ग्लैंड हो गया,
9 segments, 9 segments और 9 sternum, 9 segments और 9 sternum are clearly visible, clearly visible. उधर लिखिए बेटा, 7 segment और 7 sternum, 7 segments और 7 sternum are clearly visible, clearly visible. मेल में लिखिए, 1 pair unsegmented anal style one pair unsegmented anal style. ये कहाँ लिख रहे हो बेटा, मेल में कि फीमेल में? एनल स्टाइल कॉमा originates from 9th sternum, 9th sternum, 9th sternum ब्रैकेट में, they are help in copulation, help in copulation. उधर लिखिए एब्सेंट. नेक्स्ट पॉइंट बेटा, one pair 15 segmented anal circus, 1 pair 15 segmented anal circus, comma attached to 10th tergum, 10th tergum, 10th tergum ब्रैकेट में, they are sound receptor, sound receptor. उसके बाद बेटा फीमेल में सेम. हो गया भाई, देखो कोई पॉइंट छूटा है क्या? हाँ, 10th सेगमेंट, 10th सेगमेंट और 10th टर्गम बाइफर्केटेड. ये डायग्राम बनाइए, उधर सेम लिख लीजिए और ये डायग्राम बनाइए. ये वाला बेटा एब्डोमेन का.
बन गया भैया? ये बंद करो। अब जरा सामने देखो सभी लोग। देखो बेटा, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है भैया। एक बार सभी लोग करो 6 नोट, और फिर हो गया ना, बन गया ना सभी का? ठीक है भैया, अब सामने देखो जरा। ये मैं रफ कर रहा हूं, और अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में 2 सिस्टम यहां आपके चलेंगे, एक डाइजेस्टिव और दूसरा एक्सक्रीटरी। दोनों इंटरलिंक्ड हैं, इस वजह से एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये दोनों चीजें यहां पर चलेंगी। ठीक है बेटा, अब जरा देखो इधर, है ना, ध्यान से सुनना। डायग्राम्स आपको करने हैं, ये वाला समझने के लिए है सिर्फ, और बाकी इसकी जो थ्योरी है वो आप मॉड्यूल से पढ़ेंगे। बहुत आसान भाषा में लिखी हुई है, वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में सब क्लियर हो जाएगा। डायग्राम मैंने यहां पर वो बनाया है जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, क्योंकि वही डायग्राम आना है, मॉड्यूल वाला डायग्राम मैंने नहीं बताया है। ठीक है भैया, सीधे बैठो पहले, है ना। अब जरा देखो इधर, देखो बेटा, डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों साथ साथ चलेंगे। एक बार जरा पीछे का नजर दौड़ा लेते हैं, क्या क्या मैंने बताया था। लेग्स और विंग्स, विंग्स कितने पेयर्स होते हैं इसमें? हैं 2 पेयर्स। और लेग्स कितने होते हैं? विंग्स कौन कौन से थोरेसिस सेगमेंट में थे? प्रो मीजो में कि मीजो मेटा में? लेग्स हर थोरेक्स में एक एक होते हैं, ठीक है ना भैया? हैं? लेग्स का सबसे वाइड पार्ट कॉक्सा था। क्या था? सबसे छोटा ट्रोकेंटर था। क्या? और सबसे बड़ा टिबिया। क्या था? ठीक है। एब्डोमेन वाला सेक्शन मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि इसी साल जो कॉकरोच का क्वेश्चन आया था उसमें करेक्ट इनकरेक्ट पूछा गया था। तो 4 स्टेटमेंट लिखे हुए थे। एक स्टेटमेंट डाइजेस्टिव सिस्टम का था, एक स्टेटमेंट वही एब्डोमेन वाला था, और एक रिप्रोडक्टिव। यानी उन्होंने 4 ही स्टेटमेंट में लगभग पूरा ही चैप्टर कवर कर लिया। जब करेक्ट इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें एक ही क्वेश्चन में खूब सारी चीजें कवर कर ली जाती हैं, और जनरली नीट में करेक्ट इनकरेक्ट वाले ही क्वेश्चन आए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। जैसे मान लो कि आपने सोचा कि भाई लेक्स नहीं पढ़ते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, 3 स्टेटमेंट आपको दे देंगे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी से। एक मान लिया लेक्स रख दिया, तो वो एक ही क्वेश्चन में पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। तो छोड़ आप कुछ भी नहीं सकते, पूरा पढ़ना पड़ेगा, और एनसीईआरटी से। अब देखो भैया, यहां पर इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब मैं थोड़ा हल्का हो जाता हूं तो तुम और हल्के हो जाते हो, ध्यान से सुनते ही नहीं हो। तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। तो ये देखो भैया, ये फोरगट पार्ट है, ये मिडगट पार्ट है, और ये जो नीचे है ये इसका हाइंडगट पार्ट है। 3 पार्ट हो गए। अब फोरगट, मिडगट, हाइंडगट में क्या क्या आता है? माउथ से लेकर के गिजार्ड तक जो कुछ भी आपको मिलेगा सब फोरगट में आता है। मिडगट में सिर्फ एक पार्ट आता है, और ये होता है मीजेंट्रॉन। क्या होता है भैया? हाइंडगट में 3 पार्ट्स आते हैं, लास्ट वाले, इलियम, कोलोन, रेक्टम। क्या क्या था भैया? ठीक है। तो हाइंडगट इलियम, कोलोन, रेक्टम है, मिडगट मीजेंट्रॉन है, और माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, ये सब आते हैं फोरगट में। किसमें? फोरगट और हाइंडगट का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। ये देखिए, एक्टोडर्मल और एक्टोडर्मल, मतलब फोरगट और हाइंडगट में जितने भी पार्ट्स हैं ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक्टोडर्म लेयर से बने होंगे।
इस वजह से फोरगट हाइंडगट का ओरिजिन एक्टोडर्मल है। क्लियर है भाई? मिडगट का ओरिजिन एंडोडर्मल लिखा है मैंने, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में मीजेंट्रॉन वाला हिस्सा एंडोडर्म से बना होगा। किससे? अच्छा, देखो बेटा, जब हम खाना खाते हैं ना तो फूड क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल से टकराते हुए नीचे की तरफ जाता है। तो जैसे मान लीजिए भैया ये एलिमेंट्री कैनाल है और इसमें फूड आ गया कॉकरोच में। अब फूड धीरे धीरे नीचे जाएगा तो इसमें भी टकराते हुए जाएगा, ऐसे टकराएगा, ऐसे टकराएगा, ये टकराएगा और नीचे जाएगा। तो जो खुरदरे फूड पार्टिकल्स होते हैं रफ, वो जब एलिमेंट्री कैनाल से टकराते हैं ना तो फ्रिक्शन की वजह से एलिमेंट्री कैनाल डैमेज भी हो सकती है, लेकिन इनकी नहीं होती। रीजन फोरगट और हाइंड गट में क्यूटिकल की लाइनिंग पाई जाती है। किसकी लाइनिंग? का मतलब अंदर की तरफ। जैसे ये देखिए, ये अंदर की तरफ, इसको लाइन कर लिया क्यूटिकल ने। तो अब जब फूड पार्टिकल टकराएगा तो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल डैमेज नहीं होगी। क्लियर है भैया? तो फोरगट में देखिए क्यूटिकल लाइनिंग प्रेजेंट और हाइंड गट में भी क्यूटिकल लाइनिंग प्रेजेंट। लेकिन अगर आप मिड गट देखोगे भैया तो यहां क्यूटिकल की लाइनिंग नहीं होती। यहां क्यूटिकल मैंने क्या लिख रखा है, प्रेजेंट के एब्सेंट? तो ये चिंता वाली बात है। मिड गट में अगर फूड टकराएगा तो कैसे बचेगी? तो मिड गट जो है ना, ये क्या करता है, जैसे भैया ये मिड गट है मान लो, और इस मिड गट में ये फूड पार्टिकल आ गया। अब मिड गट में क्यूटिकल की कवरिंग या लाइनिंग तो है नहीं, तो मिड गट की जो वॉल है ना, ये खुद क्या करती है, प्रोटीन और काइटिन की बनी लेयर्स सिक्रीट करती है अराउंड फूड पार्टिकल। ये फूड पार्टिकल आया, इसके चारों तरफ कवर सिक्रीट कर दिया गया, इस पे भी कवर, इस पर भी कवर। इस कवर का नाम पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन होता है। क्या नाम होता है? पेरी का मतलब चारों तरफ, ट्रॉपिक का मतलब फूड पार्टिकल के, और मेम्ब्रेन का मतलब मेम्ब्रेन। और जब ये कवर बन जाएगा तो अब जब ये टकराएगा ना ऐसे, तो फिर वॉल डैमेज नहीं होगी। आई बात समझ में? तो मिड गट में क्यूटिकल की लाइनिंग प्रेजेंट के एब्सेंट, क्योंकि मिड गट की वॉल फूड पार्टिकल के चारों तरफ पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन का कवर सिक्रीट कर देती है, और पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन काइटिन और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? तो हमें यह पता लग गया कि फोरगट में क्या क्या आता है, मिडगट में क्या क्या आता है, हाइंडगट में क्या क्या आता है, क्यूटिकल कहाँ है कहाँ नहीं है, किसका ओरिजिन क्या है, ये हमें पता लग गया। अब एक एक चीज देख लेते हैं। माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ये तीनों आपको कॉकरोच के हेड में मिलेंगे। कहां पर? कॉकरोच का हेड काटो आप तो आपको माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स दिखेगा। नेक वाला जो हिस्सा होता है कॉकरोच का, इसमें आपको इसोफेगस दिखेगा। क्या दिखेगा भैया? किस पार्ट में? नेक पार्ट में। और इसी इसोफेगस से वन पेयर सलाइवरी ग्लैंड अटैच रहती हैं। दिखने में तो ऐसा लगता है कि ये हेड से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये अंदर जाके इसोफेगस से जुड़ी हुई हैं। वन पेयर होती है सलाइवरी ग्लैंड, एक पेयर इधर है, एक पेयर इधर है। और आपको पता है सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकल के सीधे एलिमेंट्री कैनाल में नहीं आती, पहले वो स्टोर हो जाती है जाके सलाइवरी सैक में। किसमें? और जब जरूरत पड़ती है तो सलाइवरी सैक से सलाइवा निकल के कैनाल में आ जाएगी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। और सलाइवा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर सकती है, क्योंकि सलाइवा में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम ही होते हैं, बाकी एंजाइम नहीं होते। और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम तीन तरह के, काइटिनेज, सेल्यूलेज, एमाइलेज। कौन कौन से बताए मैंने? सेल्यूलेज, एमाइलेज। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बनता है बेहतरीन सा कि सलाइवा में बताइए कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा सेल्यूलेज, काइटिनेज, एमाइलेज। क्लियर है भैया? और सलाइवा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर सकती है। आया समझ में? इसोफेगस के नीचे चलेंगे तो अगला पार्ट हमें क्रॉप मिलेगा। क्या मिलेगा? लार्जेस्ट पार्ट है ये, थिन वॉल्ड होता है, ईयर शेप्ड होता है, और यहां दो काम होते हैं।
फूड का स्टोरेज और फूड का मैक्सिमम डाइजेशन। क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ज्यादा डाइजेशन किस पार्ट में होता है, तो क्या बोलेंगे? और फूड स्टोर भी हो सकता है किस पार्ट में? ये पियर शेप्ड है और इसकी वॉल थिन होती है और ये बड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। आया समझ में? क्रॉप के बाद अगला पार्ट कौन सा आएगा? गिजार्ड कोनिकल शेप का होता है और गिजार्ड की वॉल थिकेस्ट होती है। जितने भी पार्ट एलिमेंट्री कैनाल के हैं इनमें सबसे थिकेस्ट वॉल गिजार्ड की होती है। किसकी? क्यों? क्योंकि गिजार्ड में बाहर की तरफ, यहां देखिए, बाहर की तरफ सर्कुलर मसल्स मिलती हैं और अंदर की तरफ काइटिन के बने 6 टीथ होते हैं। तो जैसे फूड यहां पहुंचता है ये टीथ फूड को कुचल देते हैं, लेकिन कुचलने के लिए टीथ का चलना भी तो जरूरी है और टीथ को चलाने के लिए ही इसमें बाहर की तरफ सर्कुलर मसल्स हैं और मसल्स की वजह से इसकी वॉल थिकेस्ट हो जाती है। आई बात समझ में? तो गिजार्ड में फूड की ग्राइंडिंग होगी, फूड की। तो कॉकरोच फूड को 2 जगह ग्राइंड करता है, एक तो माउथ में ही कर सकता है बाय मैंडिबल, बाय किसके? और दूसरा गिजार्ड में हो सकता है। आ गया समझ में? ठीक है। गिजार्ड मिजेंट्रॉन में एक वॉल्व की हेल्प से ओपन होता है। इस वॉल्व का नाम है स्टोमोडियल वॉल्व। क्या नाम है? वॉल्व का काम होता है बैक फ्लो को रोकना। क्या पता फूड यहां आए और यहां से नीचे ना जाए, ऊपर ही चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बैक फ्लो और फूड को रोकने के लिए स्टोमोडियल वॉल्व प्रेजेंट होता है। पूछ दिया जाएगा कहां है ये, तो आप बोलोगे गिजार्ड मिजेंट्रॉन में जिस जगह खुलता है वहीं स्टोमोडियल वॉल्व होता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो गिजार्ड और मिड गट का जहां जंक्शन होता है वहां ये स्टोमोडियल वॉल्व है। या ऐसे भी बोल सकते हो फोरगट और मिड गट का जहां जंक्शन होता है वहां स्टोमोडियल वॉल्व होता है। आई बात समझ में? मिजेंट्रॉन में आ चुके हैं। मिजेंट्रॉन क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और मिजेंट्रॉन में फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेशन होने के बाद डाइजेस्टिव फूड को ब्लड में भेजना होता है। जैसे हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब होता है, ऐसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मिजेंट्रॉन में होगा। कहां होगा? मिजेंट्रॉन के एंटीरियर पार्ट पर अगर आपने देख लिया, ये देखिए, तो 6 से 8 फिंगर लाइक, ट्यूब लाइक, ब्लाइंड, हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीका आपको दिखाई पड़ेंगे और इससे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है। सलाइवा तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर सकती है, लेकिन हर तरह के फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम इसी हिपैटिक सीका से निकलते हैं। होते ये मिजेंट्रॉन के एंटीरियर पार्ट पर हैं, लेकिन इनका जो एंजाइम होता है वो निकल के क्रॉप में जाता है, क्योंकि मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड कहां होता है? मिजेंट्रॉन में कि क्रॉप में? आई बात समझ में? और ब्लाइंड का मतलब क्या है? ये ऐसी होती हैं ये, तो इधर से तो खुली होती हैं, लेकिन इधर से क्या है? खुली हैं कि बंद हैं? ठीक है। अब उसके बाद इलियम कोलोन रेक्टम आ गया, फूड एब्जॉर्ब हो जाता है यहां पर, और जो बचा कुचा है अनडाइजेस्टिव वेस्ट वो यहां से इलियम में आएगा, इलियम से कोलोन में आएगा, कोलोन से रेक्टम में पहुंचेगा। रेक्टम में 6 रेक्टल सीका होते हैं, 6 रेक्टल सीका। इनका काम है वाटर एब्जॉर्ब कर लेना। तो अगर ये प्रश्न आ जाए मैक्सिमम वाटर कहां एब्जॉर्ब होता है, तो बोलेंगे रेक्टम में। क्या बोलेंगे भैया? वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया। अब जो बचा है वो पूरा वेस्ट है, इस वेस्ट को एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा और एनस आपको 10th टर्गम पर दिखेगी, यानी 10वें सेगमेंट के डोर्सल साइड पर कि वेंट्रल साइड पर है। ये जो हाइंड गट है बेटा, ये आपको ज्यादा वाइट दिख रहा है कि मिड गट ज्यादा वाइट दिख रहा है? तो हाइंड गट ज्यादा ब्रॉड, ज्यादा वाइड होता है मिड गट के कंपैरिजन में, और हाइंड गट का जो कोलोन पार्ट है ये लॉन्गेस्ट होता है। लार्जेस्ट क्रॉप है, लॉन्गेस्ट कोलोन होता है। क्लियर है भैया? मिड गट और हाइंड गट
कि जंक्शन पर माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स लगी रहती हैं। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये हम अलग से पढ़ेंगे। आई बात समझ में? बताओ, कॉकरोच कार्निवोरस है, हर्बीवोरस की ओमनीवोरस? सब कुछ खा लेता है, पता है ना? कॉकरोच टेस्ट महसूस करता है लेबियम से। कहां से? केमिकल्स को डिटेक्ट करता है लैब्रम से। कहां से? फूड को कैप्चर करता है मैक्सिला से और ग्राइंड करता है मैंडिबल से। बता चुका हूं ये सारी बातें मैं, ठीक है? एक बार इसको और देख लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट्स होते हैं? कौन कौन से? फोरगट, हाइंडगट का ओरिजिन कैसा है? मिडगट का है? फोरगट और हाइंडगट में क्यूटिकल लाइनिंग प्रेजेंट के एब्सेंट? मिडगट में? क्योंकि यहां प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ दूसरा ही होता है। क्या नाम है उसका? इसको छोड़ के किसी को ध्यान नहीं रहता। बाकी सब्जेक्ट में भी यही बोलते होंगे। बाकी सब सुनते हैं क्या बोल रहे हैं और उसी के साथ ताल से ताल मिला देते हैं। गंभीर समस्या है ये, बहुत तेजी से बीमारी फैलती है ये। कुछ बगुला की तरह बैठे रहते हैं, लेकिन उनके चेहरे से सब पता लग जाता है, खाली बैठे ही हैं बस। शिकार की तलाश में है वो, लेकिन शिकार उन्हें मिलेगा नहीं। कई लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। है ना सही बात? भैया, कब तक दूसरों को देख के बोलोगे? आप भी बोल सकते हो वैसे, लेकिन उसके लिए तप करना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है। और तपाने से मतलब है, जब मैं यहां बताता हूं उस टाइम मन से सुनना पड़ता है। तुम सुनते हो कान से, तो कहां से बैठेगा बुद्धि में? मन से सुनना पड़ता है। जब मन से सुनोगे बात, तभी तो पता चलेगा बोला क्या जा रहा है। वो तो मैं, पता है, जानबूझ के ऐसी ऐसी चीजें पूछता हूं जिसमें तुम बता दो, और जहां मैं देखता हूं नहीं बता पाओगे ना, वहां मैं खुद ही बोल देता हूं पहले। कभी भी नोटिस कर लेना। अभी जैसे बोला था, चलो पीछे की एक बात रिवाइज कर लेते हैं। लेग एग वो सब बताया था, तो उसमें पहले मैं खुद ही बोल दे रहा था, क्योंकि मुझे पता ध्यान ही नहीं होगा। जैसे लैब्रम एब्रम बता रहा था, किसी को ध्यान नहीं था, तो मैंने खुद ही बोल दिया कि टेस्ट ये रिसीव करता है और केमिकल ये डिटेक्ट करता है, क्योंकि मुझे पता है ना ध्यान नहीं होगा। इस वजह से क्या है कि बेइज्जती करवाने से बढ़िया है खुद ही बोल दो, और फिर बच्चा भी पीछे से बोल देगा, बस टीचर फूल के बम हो जाएगा फिर। ठीक है भाई, उनसे बोल रहा हूं, ये जो मास्क से मुंह ढके हुए हैं, दिमाग लगाओ भैया, ऐसे काम चलेगा नहीं। हाँ, मन से सुनो, ऐसा काम होगा नहीं। नहीं सुनोगे तो विकल्प तो है नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। जो चीज 5 मिनट की है, उसमें 1 घंटा माथा फोड़ोगे अपना जा करके, और फिर भी ढंग से नहीं कर पाओगे। और कोई टेस्ट होगा, छोड़ के चले आओगे, रोगे फिर बैठ के। अरे रोगे क्या है, पछतावा होगा तब रोगे ना। तुम तो सांड हो रहे हो खुल्ला, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, चलन दो जैसा चल रहा है। बढ़िया लग्जरी जीवन जी रहे हो, यहाँ भी एसी, हॉस्टल में भी एसी, आते भी एसी वाली गाड़ी से होगे। क्या चल रहा है? बढ़िया लग्जरी जीवन जी रहे हो। जो चीज इंसानों को कर्म करने के बाद मिलता है, वो तुम्हें अभी मिल रहा है। बढ़िया, सुबह ब्रेकफास्ट में 10-10 आइटम मिल रहे हैं, लंच में 10-10 आइटम मिल रहे हैं, डिनर में 10-10, 20-20 आइटम मिल रहे हैं। और यही चीज कमा के खाओ, तब पता चलेगा कि 10 आइटम कितनी मुश्किल से आते हैं। समझे बेटे? हाँ, ज्यादातर लोग तो मध्यम वर्ग से होंगे ना यहाँ पर। ज्यादातर जो पॉपुलेशन होती है तैयारी करने वालों की, वो मिडिल क्लास की ही होती है। बड़े जो होते हैं वो तो क्या है कि आते ही नहीं तैयारी करने, कुछ एक आते हैं, लेकिन ज्यादातर मिडिल क्लास के ही लोग होंगे। किस, सब सर्व संपन्न घर से हैं। मिडिल क्लास का मतलब नहीं समझते? समझते हो ना?
जिसके पास BMW, ऑडी और मर्सिडीज ना हो। ऐसा बहुत सारे लोग होंगे यहाँ। कितने लोगों के पास नहीं है? किसके पास है? सब मिडिल क्लास से हो। फिर क्यों ऐसी तैसी करा रहे हो यहाँ? हैं? अभी तो सुन नहीं रहे हो ढंग से। बाद में जब सामने आएगा टेस्ट तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तब फिर सोचोगे अच्छा अच्छा, बिना पढ़ाया कुछ समझाया समझाया नहीं, ऐसे ही चले गए। लाओ जरा, कहाँ है भाई फीडबैक फॉर्म? कहाँ देगा उसमें? कहाँ जीरो वाली लाइन किधर है भाई? एग देने हैं इनको तो ऐसे क्या है, एक तो तुम खुद पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ऊपर से तुम क्या है कि इंसानियत भी नहीं दिखा रहे हो, तो क्या है भाई? मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये है भाई, ध्यान सुना करो जब मैं समझाया करूं। आप अगर बेटा चेहरे से पता लग जाता, कुल मिला के ये है, सीधी सी बात है। अगर आप डर से चुपचाप बैठे हुए हो ना, समझ नहीं रहे हो, तो भी पता चल रहा है, साफ पता चल रहा, साफ एकदम। कोई फायदा नहीं है ऐसे बैठने से। तब तो तुम बाहर ही चले जाओ। क्या है कि जाओ उधर मसाला वसाला गुटखा उटखा खाओ और तब आओ यहाँ पर। फिर क्या है, जब तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा है तो कम से कम फिर स्वास्थ्य अच्छा कर लो। एक काम तो करो, शरीर मजबूत कर लो। या जिम इम ज्वाइन किए हो तो वहां चले जाया करो, 1 घंटे के लिए जिम इम कराओ, उसके बाद आओ बढ़िया यहाँ। कुछ एक तो काम करो। अब ना तुम अपना स्वास्थ्य अच्छा कर पा रहे हो, ना यहाँ तुम मन लगा के ध्यान लगा के पढ़ पा रहे हो, फायदा क्या है इस बात का? ऐसे ही सब पढ़ाते हैं। कई लोगों को लग रहा होगा कोई दूसरा आता तो क्या पता कोई दूसरी तरीके, सब ऐसे ही कराते हैं सब। कोई भी आ जाए कोई ऐसे ही कराएगा, सब ऐसे ही कराएंगे। ठीक है भैया? हाँ, तो देखो ये 2-3 लोग को मैंने देखा आज, तो मैं उनके चेहरे से समझ पा रहा हूं। मन लगाओ नहीं तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। वापस आ जाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड कितने पेयर्स होती हैं? कितने पेयर होती हैं? कितने? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन कौन से होते हैं? अमाइलेज, काइटिनेज, सेलुलेज। फूड का स्टोरेज कहाँ होता है? मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है? सबसे थिक वॉल किसकी होती है? हैं? किसकी? ग्राइंडिंग फूड की कहाँ कहाँ होती है? गिजार्ड और मैंडिबल। फूड एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? हैं? कहाँ? ये मास्क एक अच्छा मिल गया उपाय, पता ही नहीं लगता मुंह चल रहा है कि ऐसा ही है, मुंह से आवाज आ रही है कि कहीं और से कोई बोल रहा है पता ही नहीं चलता है। ये और एक तरीका मिल गया बढ़िया एकदम मुंह छुपाने का। सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? रेक्टल सी का 6 है, हिपैटिक सी का 6 से 8 है, काइटिनस टीथ 6 है, सलाइवरी ग्लैंड 1 पेयर है। क्लियर है भाई? बोलो। यही क्वेश्चन इससे आते हैं। ये कभी एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आएगा, यही आएगा। नंबर सबके ध्यान रखने हैं। सलाइवरी ग्लैंड 1 पेयर, गैस्ट्रिक सी का 6 to 8, काइटिनस टीथ 6 है, रेक्टल सी का 6 है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन मिजेंट्रॉन, सबसे ज्यादा डाइजेशन क्रॉप, ग्राइंडिंग ऑफ फूड माउथ में मैंडिबल के थ्रू और गिजार्ड में। रेक्टल सी का वाटर एब्जॉर्ब कराते हैं, सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन रेक्टम में। लार्जेस्ट पार्ट क्रॉप, लॉन्गेस्ट पार्ट कोलोन। यही चीजें आती हैं। स्टोमोडियल वॉल्व गिजार्ड और मिजेंट्रॉन के जंक्शन पर क्या काम करता है? बैकफ्लो को रोकता है। आया समझ में? यही क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो भैया, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, सुनना इधर ध्यान से, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है हमारा, लेकिन लंग्स, स्किन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, ये सब भी एक्सक्रीशन करते हैं, लेकिन ये हेल्पिंग है, हेल्प करते हैं। मेन किडनी है। मेन क्या है? क्या करती है किडनी? हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिया जो है ब्लड में घूमता रहता है बन बन के। जब ये ब्लड किडनी में पहुंचता है तो किडनी का काम होता है ब्लड से यूरिया निकाल लो और उसे यूरिन में बदल दो और फिर बाहर निकाल दो। ये किडनी करती है। कौन करता है ये?
कॉकरोच में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैल्फिगियन टिब्यूल्स हैं। क्या है? लेकिन फैट बॉडीज, यूरिकोस ग्लैंड, बॉडी वॉल और नेफ्रोसाइट सेल्स, ये स्ट्रक्चर कॉकरोच में ही होते हैं और ये हेल्पिंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्या है भैया? ये फैट बॉडीज अभी बताया था मैंने कि साइनस में ब्लड के साथ साथ फैट बॉडीज भी रहती हैं और ये एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, बताया था मैंने। यूरिकोस ग्लैंड जो हैं सिर्फ मेल कॉकरोच में होती हैं, फीमेल में होती ही नहीं है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ोगे वहां आपको यूरिकोस ग्लैंड देखने को मिलेंगी, वो भी एक्सक्रीशन में हेल्प कर देती हैं। तीसरा जो है नेफ्रोसाइट, ये आपको हार्ट जब पढ़ोगे वहां मिलेंगी, ये हार्ट के आसपास होती हैं ये सेल, ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प कर देती हैं। और हो गई बॉडी वॉल, ये कैसे एक्सक्रीशन में हेल्प करती है? ये देखो कॉकरोच है, ये कॉकरोच है मान लो, इस कॉकरोच का ये एक्सोस्केलेटन है, ये एक्सोस्केलेटन हो गया, ये बॉडी वॉल हो गई। ठीक है भैया? अंदर ये ब्लड है, ब्लड में एक्सक्रीटरी वेस्ट भरा रहता है। तो बॉडी वॉल पता क्या करती है? ब्लड से एक्सक्रीटरी वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है और एक्सोस्केलेटन में इकट्ठा कर देती है। ये देखिए, कर दिया एक्सोस्केलेटन में इकट्ठा। आपको पता है स्नेक अपने स्केल्स को शेड करता रहता है टाइम टू टाइम, जिसे एक्टाइसिस कहा था। क्या कहा था? कॉकरोच भी अपने एक्सोस्केलेटन को शेड करता है, जिसे मॉल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जब कॉकरोच अपने एक्सोस्केलेटन को शेड करेगा तो उसके साथ एक्सक्रीटरी वेस्ट भी निकल जाएंगे। तो एक्सक्रीशन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई। तो बॉडी वॉल कैसे एक्सक्रीशन करती है? ब्लड से वेस्ट को एब्जॉर्ब किया और एक्सोस्केलेटन काइटनस प्लेट में इकट्ठा करते गए। जब कभी शेडिंग हुई एक्सोस्केलेटन की तो वेस्ट भी निकल जाएंगे साथ में। आई बात समझ में? मैल्फिगियन टिब्यूल के बारे में देखो, कम है, छोटा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 से 150 येलो कलर्ड सीलिएटेड और ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बनी हुई ब्लाइंड थ्रेड लाइक मैल्फिगियन टिब्यूल मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर प्रेजेंट होती हैं। ये देखिए, दिख गए? इस बार नीट में यही क्वेश्चन था, इनकरेक्ट पूछा था और लिखा था कि मैल्फिगियन टिब्यूल फोरगट और मिडगट के बीच वाले जंक्शन पर होती हैं। तो यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट था, क्योंकि ये मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पर होती हैं। आया समझ में? इसी चीज को मैंने इधर दिखा दिया है, देखो, ये माउथ है, ये एनस है, ये फोरगट, ये मिडगट, ये हाइंड गट। मिडगट हाइंड गट के बीच में ये मैल्फिगियन टिब्यूल है। दिख रहा है भैया? होती यहां है, लेकिन कांटेक्ट में देखो किसके रहती हैं ये? किसके? हीमोलिम्फ मतलब ब्लड। हीमोलिम्फ मतलब क्या है? जैसे हमारे ब्लड में यूरिया होती है एक्सक्रीटरी वेस्ट, ऐसे कॉकरोच के ब्लड में एक्सक्रीटरी वेस्ट पोटेशियम यूरेट होता है। क्या होता है? तो ये मैल्फिगियन टिब्यूल क्या करती हैं? ब्लड से पोटेशियम यूरेट एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर पोटेशियम यूरेट को यूरिक एसिड में बदल के हाइंड गट में छोड़ देती हैं और फिर एनस से यूरिक एसिड बाहर निकल जाता है। नहीं आया होगा समझ में? कितनी होती है मैल्फिगियन टिब्यूल? कलर कैसा होता है? थिन होती हैं, थ्रेड लाइक होती हैं, ब्लाइंड होती हैं और कहां होती हैं? जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। ब्लड में एक्सक्रीटरी वेस्ट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? और फिर मैल्फिगियन टिब्यूल इसको बदल किस में देती हैं? यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड को हाइंड गट में भेज दिया जाता है और एनस से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बताइए, इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन सीधे बॉडी से बाहर खुल रहे हैं कि अंदर ही खुल रहे हैं? और जब एक्सक्रीटरी ऑर्गन अंदर ही खुले, इसे एंटीरोनेफ्रिक कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये वर्ड मिलेगा मॉड्यूल में। इस वजह से एंटीरोनेफ्रिक बोलते हैं, क्योंकि ये अंदर ही खुल जाती हैं। आया समझ में? तो बताओ, एनस का एक काम है कि दो काम है? एक तो अनडाइजेस्टिव फीकल वेस्ट निकालना और दूसरा एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिक एसिड निकालना। क्लियर है भैया? खींच लो।
आज की सेवा समाप्त है।